गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज वैष्णव कोटा स्टूडियो से आपका बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। आप एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर पढ़ रहे हैं और आप रिवीजन क्लास के अल्टीमेट स्टूडेंट हैं। तो बच्चों अगेन गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए। शानदार आप रिप्लाई कर रहे थे, बहुत अच्छा। आप पॉजिटिव रहिए। आज के लेक्चर में ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्शन कंप्लीट होने वाला है। काफी सारे बच्चों का रिप्लाई आया कि सर ओनली एनसीईआरटी को ही फोकस करिए। आज पूरी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करेंगे, पूरी मोस्ट। बच्चों आवाज आ रही है तो थंब से रिप्लाई करो। विजिबिलिटी, ऑडिबिलिटी, थंब से रिप्लाई करिए, थंब से रिप्लाई करो। तो बच्चों आज के सेशन की अगर हम बात करें, पिछले टर्न पर आपने ह्यूमन, हम बात करेंगे कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। आप सभी जानते हैं कि वन पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं। नेस्टर जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं वह नेजल चेंबर में ओपन होंगे, और नेजल चेंबर जो ओपन होगा वो हम कहेंगे वन पेयर इंटरनल नोस्ट्रिल के द्वारा होता है। फिर वहां से एयर ग्लोटिस से होती हुई कहां जाएगी? लैरिंग्स में। कहां जाएगी? लैरिंग्स में। यानी कि जो इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं वो फेरिंग्स में ओपन होंगे। और एनसीईआरटी का ये लाइन है कि फेरिंग्स इज कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पाथवे क्या है? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। यहां बच्चों उसके बाद लैरिंग्स हो गया। आपने पढ़ा था कि जो लैरिंग्स है 9 कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है? 9 कार्टिलेज से बना होता है। इसके बाद हम बात करें ट्रेकिया के बारे में, तो आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि ट्रेकिया में जो सी शेप कार्टिलेज रिंग होता है, सी शेप कार्टिलेज रिंग का नंबर कितना होता है? कमेंट करके आप रिप्लाई करेंगे। कमेंट करके आप रिप्लाई करेंगे सी शेप कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट इन ट्रेकिया, प्रेजेंट इन ट्रेकिया। साक्षी का आंसर आ गया, मोहित का आंसर आ गया, लक्ष्य कुमार का आंसर आ गया। कार्टिलेज का जो ट्रेकिया होता है, इस ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेज रिंग का नंबर होता है। कमेंट करके आप रिप्लाई करिए, कमेंट करके आप रिप्लाई करिए। इसके बाद बच्चों आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आज हम कंप्लीट लेक्चर करने वाले हैं। पिछले टर्न पर बच्चों हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का स्टडी किया था, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस में कितना सेकंड लगता है। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि जो हमारा इंस्पायरेशन होता है उसमें कितना टाइम लगता है। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा कि भाई इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, व्हेन ऑक्सीजन रीच फ्रॉम एनवायरमेंट टू लंग्स, इसे हम क्या नाम देंगे? इंस्पायरेशन। व्हेन CO2 कम्स आउट फ्रॉम लंग्स टू एनवायरमेंट, इसे क्या नाम देंगे? एक्सपायरेशन। तो आपने दोनों का बहुत शानदार मैकेनिज्म स्टडी किया। आज आप सबको धूम मचा दे डीएमडी, हर टॉपिक के साथ लिखना है। अभी आप ध्यान से समझते रहिए, हर टॉपिक का हम पोस्टमार्टम करेंगे आज के कंप्लीट लेक्चर में। तो यहां हम आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपने पिछले टर्न पर पढ़ा था वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स। मैं 2 मिनट में उसको रिवाइज करता हूं बहुत शानदार तरीके से। आप सब ध्यान से समझेंगे। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का मतलब है, आप ऐसे करिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन करिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन करिए। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो एयर का वैल्यू होगा वह होगा 500 ml। उसे हम शॉर्ट में क्या नाम देंगे? टीवी, या हम नाम देंगे टाइडल वॉल्यूम। तो आप कमेंट करके रिप्लाई करिए कि वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम कितना होगा। कमेंट करके रिप्लाई करिए। जसप्रीत ने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का राइट आंसर दिया, राइट आंसर दिया। हम बात करेंगे कि फोर्सफुली इंस्पायरेशन एक्सेप्ट टीवी। आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करिए मेरे साथ साथ। फोर्सफुली इंस्पायरेशन एक्सेप्ट टीवी, उसका नाम है IRV, और इसका वैल्यू हम मानेंगे 3000 ml। 2500 से 3000 ml होगा। इसके बाद आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करिए।
CO2 को बाहर निकालिए। जब आप CO2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, आप CO2 को बाहर निकालेंगे टीवी के अलावा, तो उसे हम नाम देंगे ERV। इसका वैल्यू होगा 1100 ml। क्या होगा बच्चों? 1100 ml। हम कहेंगे कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन एक्सेप्ट टीवी, तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करिए, आप साथ साथ लर्न करिए, साथ साथ एक बार वापस 1 मिनट के अंदर। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, टीवी टाइडल वॉल्यूम वैल्यू कितना होगा? 500 ml। फोर्सफुली इंस्पायरेशन एक्सेप्ट टीवी वैल्यू कितना होगा? 3000 ml। हम कहेंगे कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन एक्सेप्ट टीवी वैल्यू कितना होगा? 1100। अब फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में एयर होता है, तो उसे नाम देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या नाम देंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम। नितेश ने रिप्लाई कर दिया, पीयूष ने रिप्लाई कर दिया, साक्षी ने, आलोक ने, वेरी गुड। तो इसका जो वैल्यू होता है 1200 ml, यही एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है मैमेलियन लंग्स का कि वहां रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, ऑलवेज एयर प्रेजेंट होती है, तो लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कोलैप्स नहीं होते हैं। अब अगर बच्चों आपने वॉल्यूम याद कर लिया तो आप कैपेसिटी को 1 मिनट में लर्न करेंगे। कैसे लर्न करेंगे? ध्यान से समझिए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी का मतलब मैं कितना एयर ले सकता हूं। मैंने पहले 500 लिया, फिर मैं मैक्सिमम कितना लूंगा? 3000। तो भाई मैं किसको ऐड कर दूं? टीवी प्लस आईआरवी। तो टीवी का वैल्यू कितना है? 500। आईआरवी का कितना है? 3000 अप्रोक्सीमेट। मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी? 3500। कितना हो गया? 3500। थंब से रिप्रेजेंट करिए, थंब से रिप्रेजेंट करिए। विराट सिंह ने हैप्पी रामनवमी बच्चों, हैप्पी रामनवमी। तो भाई आईसी का जो वैल्यू है, आईसी का वैल्यू कितना होगा? टीवी प्लस आईआरबी। आप खुद ही इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही ऐसे करिए। 500 ले लिया आपने, खींचिए, कितना खींच सकते हैं आप? 3000। तो आपका जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो हो गया 3500। अब आप एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होगा? आप नॉर्मली कितना निकाल सकते हैं? 500। कितना निकाल सकते हैं? 500। और मैक्सिमम आप कितना निकाल सकते हैं उसके बाद? 1100। तो 500 प्लस 1100 हम कहेंगे कि 1600 ml हमारा क्या होगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा। क्या होगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा। अब हम बात करें वीसी। बच्चों वाइटल कैपेसिटी को लर्न करने का एक शानदार तरीका है कि आप रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर बाकी सबको ऐड कर दो। तो भाई आप टीवी को भी ऐड कर दो, आईआरवी को ऐड कर दो, ईआरवी को ऐड कर दो। ठीक है, सबसे शानदार तरीका है कि आप रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर सबको ऐड कर दो। तो भाई आपने टीवी, आईआरवी, ईआरवी। अब आप बताइए कि वीसी का वैल्यू क्या होगा? कमेंट करके रिप्लाई करिए वैल्यू ऑफ वीसी। कमेंट करके रिप्लाई करिए। बहुत ही शानदार। तो बच्चों आंसर 500 प्लस 3000 प्लस 1100 प्लस 1200। तो आपका आंसर कितना आ गया? कमेंट करके रिप्लाई करिए। सॉरी, यहां पर ये नहीं आएगा बच्चों, लास्ट वाला। कमेंट करके रिप्लाई करिए आपका आंसर कितना आया? 4600 ml। 4600 ml। किन किन बच्चों ने रिप्लाई किया? बहुत शानदार। विराट का आंसर सही आ गया, मोहित का, साक्षी का, जिया का, वेरी गुड। राम गोपाल विश्वकर्मा का आंसर आ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों, धूम मचा दी आपने। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। आज के इस लेक्चर में पूरी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करेंगे लाइन टू लाइन। तो हम यहां बात करेंगे कि ये टॉपिक आप पढ़ चुके थे। अब यहां देखो, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो भाई ये टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी में आप क्या करिए कि सबको जोड़ दीजिए। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में आप सबको ऐड कर दो, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, सबको ऐड करके बताइए कि इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा। ऐड करके बताइए टोटल वैल्यू कितना आएगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी का वैल्यू बताइए।
ठीक है, आपने किस किस को ऐड किया ध्यान से देखो, आपने यहां 500 को ऐड किया, आपने 3000 को ऐड किया, आपने 1100 को ऐड किया, आपने 1200 को ऐड किया। तो ये यहां पर जो वैल्यू आ रहा है आपका 5800 ml, यानी अप्रोक्सीमेट 6 लीटर या 6000 ml, 6000 ml या 6 लीटर जो होती है हमारे लंग्स की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। क्या होती है बच्चों, कैपेसिटी होती है। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, काफी सिंपल टॉपिक है, 2 से 3 मिनट में पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्या आपका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी टॉपिक क्लियर है? थंब से रिप्लाई करेंगे, थंब से रिप्लाई करेंगे। थंब से रिप्लाई करेंगे। क्या आपका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी टॉपिक पूरा क्लियर हो गया? थंब से रिप्लाई करेंगे, थंब से रिप्लाई करेंगे बच्चों। बहुत शानदार। किसका रिप्लाई आया बच्चों? पीयूष, सौर्या, आलोक सोनी, मोहित, अनिकेंदु, फलक, शाबाश शाबाश, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। थंब से रिप्लाई करिए, गजब। अब बच्चों हम ये तो आपने पिछले टर्न पर स्टडी कर लिया था, आज बहुत शानदार एक टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा यहां एक हम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एथलीट। अब देखो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया यहां पर कि एथलीट दे दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई उसका टीवी का वैल्यू कितना है, उसका टीवी का वैल्यू 500 है, और उसका ईआरवी का वैल्यू उन्होंने खुद ने बता दिया कि भाई उसका ईआरवी का वैल्यू कितना है, 1000 है। तो भाई हम बात करेंगे कि भाई उसका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कितना है, ये आपको पता है, तो उन्होंने बता दिया भाई रेजिडुअल वॉल्यूम भी इतना है। तो इसका हम कहेंगे ईसी कितना होगा। अब ईसी बराबर क्या होता है, कमेंट करके रिप्लाई करिए। ईसी बराबर क्या होगा, टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी। टीवी का वैल्यू कितना है, 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। मोहित का राइट आंसर, आलोक का राइट आंसर, अनन्या का राइट आंसर, राम गोपाल का राइट आंसर। क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धूम मचा दी आपने। डीएमडी, धूम मचा दी, बहुत शानदार बहुत शानदार भाई। कोमल का, साक्षी का, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फोर्थ आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आप पढ़ेंगे, ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म आप पढ़ चुके थे, हम स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, ठीक है। तो हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, हम कहेंगे कि डिफ्यूजन का रोल होता है। किसका रोल होता है, डिफ्यूजन का रोल होता है। जो गैसेज है वह हाई कंसंट्रेशन से कहां जाती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। हाई कंसंट्रेशन से कहां जाती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होगा उसमें मेनली हम कहेंगे कि भाई यहां डिफ्यूजन का रोल होता है। किसका रोल होगा, डिफ्यूजन का। तो एल्वलाइज ऑफ द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, एल्वलाइज प्राइमरी साइट है। तो यहां क्वेश्चन बन सकता है कि भाई गैसेज एक्सचेंज का प्राइमरी साइट क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा कि भाई एल्वलाइज होगा। क्या होगा बच्चों, एल्वलाइज होगा। हम कहेंगे कि भाई सिंपल डिफ्यूजन का इसमें एक बड़ा रोल होगा, ठीक है। इसका मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन के अंदर पार्शियल प्रेशर का बड़ा रोल होता है। किसका रोल होता है, पार्शियल प्रेशर का बड़ा रोल होता है। आप सभी जानते हो कि भाई एनवायरमेंट से लंग्स में कैसे हम कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन जारी है, उसमें पार्शियल प्रेशर का रोल है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में बहुत ध्यान से समझिए, यहां हम एक शानदार तरीके से, अच्छा जो डिफ्यूजन है, जैसे हम बात करेंगे कि डिफ्यूजन से गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। अब जब डिफ्यूजन से गैसेज एक्सचेंज हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर हैं उसको अफेक्ट करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज। आप सभी को जानकर सरप्राइज होगा कि CO2 का सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में 20 से 25 टाइम्स
ज्यादा होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है, कि CO2 की सोल्यूबिलिटी होती है ये ऑक्सीजन के कंपेयर में 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है। यानी कि अगर गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है तो गैसेस के डिफ्यूजन में आप ये ध्यान रखेंगे कि वहां सोल्यूबिलिटी का मेन रोल होता है। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, हम कहेंगे कि भाई सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा, हम कहेंगे कि भाई पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर। अभी थोड़ी देर में आप पार्शियल प्रेशर को पढ़ने वाले हैं। किसे पढ़ने वाले हैं? पार्शियल प्रेशर को। हम कहेंगे कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, किसके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले हम बात करें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अब आप सभी ने यहां पर एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा बच्चों, हम इसको यहां पर लेके आते हैं। आप सभी ने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा है और ये नीट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अब आप ये कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि यहां पर जो एल्वलाइज होती है, ठीक है, इसमें यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो एल्वलाइज होती है वह सिंपल स्केमस एपिथेलियम से लाइंड होती है। किससे लाइंड होती है? सिंपल स्केमस एपिथेलियम से। तो डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हम कहेंगे कि भाई किसका रोल है? डिफ्यूजन का रोल है। किसका रोल है? डिफ्यूजन का रोल है। हम कहेंगे कि भाई उसके अंदर किसका रोल आएगा? पार्शियल प्रेशर। किसका रोल आएगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब यहां डिफ्यूजन रेट को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करेंगे? तो आपने पढ़ा कि भाई इस डिफ्यूजन जो रेट होगी उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कितनी ज्यादा होती है। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। CO2, बहुत अच्छा, मोहित ने राइट आंसर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखना है, CO2। CO2 बहुत ही शानदार। तो हम कहेंगे 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आप लास्ट में पढ़ेंगे, उसका अलग आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करें पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? हम मान के चलें कि हमारे पास टोटल गैस है। इस टोटल गैस में वन गैस का जो पार्ट होता है, ठीक है, वन गैस पार्ट, इसे हम नाम देंगे पार्शियल प्रेशर। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो ऑलरेडी यहां हमें इससे एनसीईआरटी से ही पोस्टमार्टम करना है। आप सभी जानते हो कि टोटल प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg। टोटल प्रेशर कितना होता है बच्चों? कमेंट करिए आप, टोटल प्रेशर कितना होगा? 760 mmHg। ठीक है, हम बात करें कि भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो आप ध्यान से समझिए। एटमॉस्फेयर में PO2 कितना होगा? 159 mmHg। कितना होगा बच्चों? 159 mmHg। आपसे पूछा जाए एल्वलाइज में PO2 कितना होगा, तो आप बताएंगे कि एल्वलाइज में PO2, एल्वलाइज में जो PO2 होगा ये कितना होगा? 104 mmHg। आपसे पूछा जाए डीऑक्सीनेट ब्लड में PO2 कितना होगा, तो डीऑक्सीनेट ब्लड में PO2 कितना होगा? 40 mmHg। कितना होगा बच्चों? 40 mmHg। अब देखो यहां एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। टोटल प्रेशर कितना हुआ? 760 mmHg। टोटल प्रेशर कितना है? 760 mmHg। अब हम कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 159 mmHg। हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है 159 mmHg है। एलोलाइज में कितना है? 104। तो डीऑक्सीनेट ब्लड में कितना हो रहा है? 40 mmHg। तो यहां एक सिंपल सा पॉइंट है कि ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगी? लो कंसंट्रेशन में। कहां जाएगी बताइए? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। साक्षी का आंसर आ गया, टोटल प्रेशर इतना होता है। अब आप बताइए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई डिफ्यूजन के द्वारा इसमें पार्शियल प्रेशर का बड़ा रोल होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाएगी। तो आप सभी बच्चों को ये एनसीईआरटी का ही पोस्टमार्टम चल रहा है। एटमॉस्फेयर में PO2 कितना है? कमेंट करके रिप्लाई करिए। एटमॉस्फेयर में PO2 कितना है? PO2 कितना है एटमॉस्फेयर में?
एटमॉस्फेयर में PO2 कितना है, कमेंट करके रिप्लाई करिए। 159 mmHg। एल्वलाइज में कितना है 104, और डीऑक्सिनेट ब्लड में कितना है 40 mmHg। तो ये हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, लो कंसंट्रेशन, फिर यहां से कहां जाएगा, डीऑक्सिनेट ब्लड। अब डीऑक्सिनेट ब्लड की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां CO2 PCO2 कितना होगा 45 होगा। एल्वलाइज में कितना होगा 40 mmHg होगा। PCO2 कितना होगा 40 mmHg। और आप ध्यान से देखिए कि एनवायरमेंट में कितना होगा 0.3 mmHg, 0.3 mmHg। तो यहां ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। हम कहेंगे कि यहां से जो डीऑक्सिनेट ब्लड से CO2 कहां गया, एल्वलाइज में गया। कहां गया, एल्वलाइज में। और यहां एल्वलाइज से कहां आ गया बच्चों, एल्वलाइज से एटमॉस्फेयर आ गया। तो इस तरह से डीऑक्सिनेट ब्लड की बात कर रहे हैं, वहां से एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट से डीऑक्सिनेट ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि ये हमने बात करी है, किसकी बात करी है, डीऑक्सिनेट ब्लड की। किसकी बात करी बच्चों, डीऑक्सिनेट ब्लड की। अब हम इसके जो डीऑक्सिनेट ब्लड होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट किसके लिए आएगा, टिश्यू के लिए आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट किसके लिए आएगा, टिश्यू के लिए आएगा। ये ध्यान रखेंगे कि जो डीऑक्सिनेट ब्लड में होगा सेम वही किस में होगा, हम कहेंगे कि भाई सेम जो डीऑक्सिनेट ब्लड में होता है सेम किस में होगा, टिश्यू में होगा। 1 मिनट में आप पूरा रिवाइज करेंगे कि टोटल प्रेशर कितना है 760 mmHg। हम कहेंगे कि भाई एटमॉस्फेयर में PO2 कितना है 159 mmHg। हम कहेंगे एल्वलाइज में PO2 कितना है 104। हम कहेंगे कि यहां पर डीऑक्सिनेट ब्लड में PO2 कितना है 40 mmHg। कितना है 40 mmHg। तो भाई सिंपल सा, ये तो हम कहेंगे बहुत छोटी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन कहां चली गई, ब्लड में चली गई, डीऑक्सिनेट ब्लड में। अब हमें CO2 को बाहर निकालना है। तो भाई डीऑक्सिनेट ब्लड में या टिश्यू में PCO2 कितना है 45। एल्वलाइज में कितना है, एल्वलाइज में कितना है PCO2, कमेंट करके रिप्लाई करिए। एल्वलाइज में कितना है, एल्वलाइज में PCO2 बहुत बताइए। हम बात करें यहां पर PCO2 45, हम यहां करें 40 mmHg, और हम बात करेंगे कि यहां कितना हो गया 0.3 mmHg। तो यहां PCO2 यहां से कहां गई, एल्वलाइज, और फिर यहां से कहां गई, एटमॉस्फेयर में। अब हम सेम कॉन्सेप्ट को ऑक्सीनेट ब्लड में करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को किस में करेंगे, ऑक्सीनेट ब्लड में करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे कि यहां इसको हटा देते हैं डीऑक्सिनेट को। अब हम किस में बात करते हैं, ऑक्सीनेट ब्लड में। किस में बात करेंगे, ऑक्सीनेट ब्लड में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन ब्लड में PO2 कितना होगा 95 mmHg। आपके सामने ये पोस्टमार्टम हो गया। ऑक्सीनेट ब्लड में PO2 कितना होगा 95 mmHg। तब भी ऑक्सीजन कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। तब भी ऑक्सीजन कहां जाएगा, हम कहेंगे कि भाई ब्लड में जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीनेट ब्लड है उसमें CO2 क्या होगा। भाई CO2 उसमें आपको ध्यान रखना है कि कम होगा 45 mmHg। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि जैसे ही यहां CO2 बढ़ेगा, ये यहां से कहां आ जाएगा, एल्वलाइज, और एल्वलाइज से कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से बच्चों गैसेज ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इसमें डिफ्यूजन का मेन रोल होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहां से भी समझेंगे। यहां एक डायग्राम है, आप ध्यान से समझिए कि यहां पर ये सिंपल स्केमस एपिथेलियम, यहां पर ये क्या हो गया बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहां ये क्या हो गया, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलाइज, तो बहुत ध्यान से समझिए कि भाई सिंपल इसके बस हो गया,
एल्वलाइज हो गई, उसमें सिंपल स्कीमस होता है। हम कहेंगे कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करिए कि बेसमेंट सेल्यूलर होता है या नॉन सेल्यूलर होगा, कमेंट करके रिप्लाई करिए, सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर, सेल्यूलर होगा या नॉन सेल्यूलर, सेल्यूलर होगा या नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए। सूर्या का बिल्कुल राइट आंसर, जसप्रीत का राइट आंसर, सत्यम का राइट आंसर, शिफा का राइट आंसर, कृतिका, शाहनवाज का भी राइट आंसर, विराट का भी राइट आंसर, वेरी गुड। तो भाई बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होता है वो नॉन सेल्यूलर होता है, कैसा होता है, नॉन सेल्यूलर। तो भाई आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, सिंपल स्कीमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ एल्वलाइज, क्या होगा बच्चों, एंडोथेलियम ऑफ एल्वलाइज। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो आप डीएमडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीएमडी, धूम मचा दे। अगर ये पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक क्लियर हो गया है तो डीएमडी लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। तो भाई यहां सिंपल स्कीमा एपिथेलियम, ये क्या है, एल्वलाइज है, ये क्या है बच्चों, एल्वलाइज है, क्या है, एल्वलाइज है। अब इसके बाद हम बात करें बच्चों कि हमने यहां गैसेज एक्सचेंज को कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया। हम कहेंगे भाई एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वह हमारी एल्वलाइज में आ गई। अब इस ऑक्सीजन को एल्वलाइज से, इस ऑक्सीजन को एल्वलाइज से कहां पहुंचाना है, सेल में पहुंचाना है। तो भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, ब्लड का होता है। किसका होता है भाई, ब्लड का होता है। अब यहां हम कहेंगे कि भाई ब्लड में किस किस का, भाई ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो दोनों का जो ट्रांसपोर्ट है, दोनों का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा होगा। तो बहुत ध्यान से समझिए, हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप सभी जानते हो कि 97% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह किसके द्वारा होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। और 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, प्लाज्मा। कौन करेगा भाई, प्लाज्मा करेगा। कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। तो 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करेगा, 97% वो कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। और 3% कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे भाई। 97% ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन। कौन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन। और 3% ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, प्लाज्मा। अब 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और इनके मिलने से क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब देखो यहां पर आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ml ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.3 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले जाएगा, 1.3 ml ऑक्सीजन ले जाएगा। कमेंट करके रिप्लाई करिए, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं बच्चों, धूम मचा दी आपने, बहुत बढ़िया। तो भाई 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हम कहेंगे भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। हम कहेंगे 1 हीमोग्लोबिन जो होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को ले जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो 20 ml हम कहेंगे 20 ml ब्लड कैरी, सॉरी 100 ml ब्लड कैरी 20 ml ऑक्सीजन। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि 100 ml ब्लड जो है ये 20 ml ऑक्सीजन को ले जाएगा। अब ये जो 20 ml है ये हम कहेंगे कि भाई नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन की बात करें
तो नॉर्मल कंडीशन में 20 ml का ओनली 25% किस में जाएगा, टिश्यू में जाएगा। तो ये कितना वैल्यू होगा, आप रिप्लाई करिए कमेंट करके, कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए कि भाई 100 ml ब्लड कैरी 20 ml ऑक्सीजन, जो 100 ml है वो 20 ml ऑक्सीजन को ले जाएगा। अब हम कहेंगे 20 ml का नॉर्मल कंडीशन में 25% किस में जाएगा, टिश्यू में, तो उसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके रिप्लाई करिए। व्योम का, पीयूष का राइट आंसर, राहुल का राइट आंसर, राइट आंसर, कृतिका का राइट आंसर, आलोक सोनी का राइट आंसर, और राइट आंसर है 5 ml। राइट आंसर क्या है बच्चों, 5 ml। अब मान लीजिए हम सब क्लास में ही यहां मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हमने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी। तो हम कहेंगे कि भाई जब हमने क्या बढ़ा दी, फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, या हम कहेंगे कि भाई एक्सरसाइज के समय, एक्सरसाइज के समय ये कितना जाएगा, 75%। तो भाई कितना हमारी सेल के अंदर जाएगा, आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेट 15 ml ऑक्सीजन जाएगा। कितना जाएगा, 15 ml ऑक्सीजन। तो एक बात और ध्यान से समझेंगे, एक बार और ध्यान से समझेंगे आप कि 100 ml ब्लड कैरी 20 ml ऑक्सीजन को ले जाएगा, 20 ml। नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम ऐसे खड़े हैं, नॉर्मल कंडीशन में 20 ml का हम कहेंगे टिश्यू में कितना जाएगा, 5 ml ऑक्सीजन जाएगा। कितना ऑक्सीजन जाएगा, 5 ml ऑक्सीजन जाएगा। और एक्सरसाइज के समय हम कहेंगे 75% जाएगा। तो ये जो 75% है ये कितना होगा, 15 ml होगा। कमेंट करके रिप्लाई करिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट ने धूम मचा दी, कमेंट करके रिप्लाई करिए। अनिल का आंसर आ गया, सुरेश का आंसर आ गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो भाई यहां नॉर्मल कंडीशन में हम कहेंगे कि भाई टिश्यू में कितना जाएगा, 5 ml, और हम कहेंगे फिजिकल एक्टिविटी में 75% जाता है, तो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 15 ml के आसपास हो गया। बच्चों के रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार, धूम मचा दिया। आलोक ने, साक्षी ने, सोनू ने। तो भाई यहां हम कहेंगे 100 ml ब्लड कैरी 20 ml ऑक्सीजन, बात क्लियर है। नॉर्मल कंडीशन में 20 ml का कितना जाएगा, 25%, तो कितना होगा, 5 ml, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज के समय कितना होगा, 75%, तो कितना होगा, 50 ml। अब बच्चों यहां हम कहेंगे एक ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसे लर्न करने का मैं एक शानदार तरीका बताऊंगा, अब बहुत ध्यान से समझते रहिए। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन और हम कहेंगे हीमोग्लोबिन, तो भाई यहां आप ध्यान रखो कि यहां क्या है, PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर क्या है, आप ध्यान रखेंगे परसेंटेज saturation ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो भाई नॉर्मल कंडीशन में आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर एक सिग्मोइड कर्व बनता है। कौन सा कर्व बनेगा बच्चों, सिग्मोइड कर्व। तो नॉर्मल कंडीशन में यहां सिग्मोइड कर्व बनेगा, कमेंट करके रिप्लाई करिए। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो बाइंडिंग होगा, हम कहेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग होगा, नॉर्मल कंडीशन में एक कर्व बनेगा, इस कर्व को बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। कमेंट करके रिप्लाई करिए, कर्व का नेम क्या है। बच्चों नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, आपको बाद में, अभी केवल आप एनसीईआरटी ओपन करके बैठिए। एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करेंगे हम। किसका पोस्टमार्टम करेंगे, एनसीईआरटी का। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करें, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हम कहेंगे कि यहां बाइंडिंग होती है। नॉर्मल कंडीशन में एक कर्व बनेगा, उसे हम नाम देंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब आपको यह समझना है कि भाई ये कर्व के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो यहां आपको ध्यान से समझना है
कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस कर्व को अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो यहां एक लर्न करने का तरीका है बच्चों, यहां लर्न करने का तरीका क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी में यहां लिख लो राइट साइड और यहां लिख लीजिए लेफ्ट साइड। ठीक है, आप लिख लीजिए राइट साइड और यहां लिखिए लेफ्ट साइड। एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है लर्न करने का, आपको मजा आएगा, चुटकियों में ये याद हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि अगर बाय द वे आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ये कर्व किधर जाएगा, राइट साइड। जब आपकी बॉडी में CO2 बढ़ रहा है तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो कर्व किधर जाएगा, राइट साइड। जब आपकी बॉडी में H+ आयन बढ़ रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो कर्व किधर जाएगा, राइट साइड। जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन। तो जब जब आपको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी हम कहेंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग ब्रेक होगी। जब जब यह ब्रेक होगी कर्व किधर जाएगा, कर्व किधर जाएगा, कर्व किधर जाएगा, राइट साइड। कर्व किधर जाएगा, राइट साइड। तो यहां आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है। हम बात करेंगे पहला पॉइंट कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ रहा है तो कर्व टर्न टू राइट साइड, कर्व टर्न टू राइट साइड। इसके क्या नाम देंगे, बोहर इफेक्ट। क्या नाम देंगे बच्चों, बोहर इफेक्ट नाम देंगे। अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बढ़ रहा है तो भाई कर्व टर्न टू राइट साइड, राइट साइड। इसे नाम देते हैं रूट इफेक्ट। क्या नाम देंगे बच्चों, रूट इफेक्ट नाम देंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ेगा तो कर्व राइट साइड जाएगा। मतलब जब जब CO2 बढ़ रही है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, जब जब आपको ऑक्सीजन चाहिए कर्व को किधर भेज दो आप, राइट साइड। आपकी बॉडी में H+ आयन बढ़ रहे हैं तो कर्व किधर जाएगा, राइट साइड। कहां जाएगा, राइट साइड। हम बात करें C पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कर्व टर्न टू राइट साइड, कर्व राइट साइड टर्न होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर बाय द वे, चलो यहां एक को नाम लिखते हैं 2,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, अगर ये बढ़ता है तो कर्व किधर जाएगा, कर्व टर्न टू राइट साइड। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो कर्व किधर जाएगा, कमेंट करके रिप्लाई करिए। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सोरे का आंसर आ गया है। अगर हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रही है तो कर्व किधर जाएगा, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। ध्रुव का आंसर आ गया, गुड बॉय का आंसर आ गया, संतोष कुमार का आंसर आ गया, कृतिका का आंसर आ गया, बहुत शानदार। कर्व टर्न टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब बच्चों यहां एक और पॉइंट आप पढ़ेंगे कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ 30% ज्यादा होती है। यानी जो फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व बनेगा वो थोड़ा सा किस साइड, ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, हम कहेंगे कि ये किसके साथ है, फीटल हीमोग्लोबिन के साथ है, और ये मेटरनल हीमोग्लोबिन के साथ है। ये मेटरनल हीमोग्लोबिन, ये फीटल हीमोग्लोबिन। तो कमेंट करके रिप्लाई करिए, फीटल हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कितना % ज्यादा होगी, कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए। ध्रुव का आंसर आ गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो हम कहेंगे कि भाई फीटल हीमोग्लोबिन की जो है एफिनिटी होती है, बाइंडिंग होती है, वो 30% मोर देन मेटरनल हीमोग्लोबिन। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो मायोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा बाइंडिंग दिखाता है। उसका रीजन क्या है, उसमें 1 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है और वहां हाइपरबोला
कर्व बनेगा। क्या बोला मैंने? हाइपरबोला। तो मायोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन का जो कर्व बनता है वो बनता है हाइपरबोला। क्या बनेगा? हाइपरबोला। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, मायोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन का जो कर्व बनेगा, क्या बोला मैंने? इसके बाद हम आते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि भाई CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होगा, बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा होगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। तो आप कमेंट करके रिप्लाई करिए कि भाई प्लाज्मा से कितना % होगा। कमेंट करके रिप्लाई करिए। कमेंट करके रिप्लाई करिए। कमेंट करके रिप्लाई करिए। अब बच्चों यहां हम बात करें CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, आंसर आया, वाह शानदार शानदार, 7%। बहुत गजब बहुत गजब। 7% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा के द्वारा। CO2 प्लाज्मा में गई, प्लाज्मा में क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। CO2 H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2CO3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2CO3। क्या बनाएंगे बच्चों? H2CO3 बनाएंगे। अब H2CO3 हम कहेंगे कि भाई ये स्विमिंग करता हुआ हम कहेंगे लंग्स के पास जाएगा और वापस H2O तो प्लाज्मा में रहेगा, CO2 लंग्स में चला जाएगा। तो CO2 H2O की जो बाइंडिंग होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब आपको कमेंट करके रिप्लाई करना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा में ज्यादा होता है या आरबीसी में, या आरबीसी में। कमेंट करके रिप्लाई करिए। सुहाना का आंसर आ गया, बिल्कुल शानदार। कमेंट करके रिप्लाई करिए। कमेंट करके रिप्लाई करिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा में नंबर ज्यादा होगा या आरबीसी में? एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। कमेंट करके रिप्लाई करिए। आरबीसी में ज्यादा होता है, राइट आंसर। आरबीसी में ज्यादा होगा, राइट आंसर। आरबीसी में ज्यादा होगा, राइट आंसर। आलोक का आंसर, साक्षी का, जसप्रीत का, अरसलान का, आकाश का, विवेक पांडे जी का सही आंसर है। पांडे जी ने एकदम सही जवाब दिया। तो भाई प्लाज्मा से CO2 का 7% ट्रांसपोर्ट होता है। कितना परसेंट होता है? 7%। CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाती है? H2CO3। क्या बनाती है? H2CO3। अब देखो बाइकार्बोनेट के द्वारा कितना होता है, तो आप याद रखेंगे कि 70% होता है। कितना होता है? 70% होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 70% होगा। कितना होगा? 70% होगा। बच्चों मैं आपसे एक बात और यहां कहना चाहूंगा कि PW विद्यापीठ चैनल कोटा पर, ठीक है, PW विद्यापीठ चैनल पर आपको आज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के PYQ मोर देन 60 क्वेश्चन है जो लास्ट 15 ईयर में आए हैं, उन सबका पोस्टमार्टम मैंने किया है, ठीक है। तो वह आपको क्लास होने के बाद आप उसे चेक करिएगा, बहुत आपको मजा आएगा। उसमें सारे जितने भी चैप्टर हैं उनके PYQ हैं और उन्होंने उनका बहुत शानदार तरीके से पोस्टमार्टम किया है, एक एक क्वेश्चन का वहां एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो आपको जब भी टाइम मिले आप जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो भाई यहां बाइकार्बोनेट इंपॉर्टेंट है। अब बाइकार्बोनेट में क्या होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। हम सबसे पहले हमने यहां एक आरबीसी बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? आरबीसी बना लिया, ठीक है। हमने यहां पर एक मान लीजिए सेल बना लिया। क्या बना लिया? सेल बना लिया, टिश्यू बना लिया। अब इस सेल या टिश्यू में, सेल या टिश्यू में से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? CO2। ये CO2 कहां जाएगा? आरबीसी में जाएगा। कहां जाएगा? आरबीसी में। आरबीसी में CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाएंगे? H2CO3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? H2CO3। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। किसकी प्रेजेंस में होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अभी आपने बोला कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो अमाउंट होता है वह आरबीसी में होता है। किस में होता है?
आरबीसी में ज्यादा होता है। किस में ज्यादा होता है? आरबीसी में ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई CO2 H2 मिलकर क्या बनेगा? H2CO3। जैसे ये बनेगा, बनते ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया, H प्लस HCO3 माइनस। HCO3 माइनस को बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं भाई? बाइकार्बोनेट आयन। ये बाहर आ गया HCO3 माइनस। अब HCO3 माइनस बाहर आकर ये सोडियम से जुड़ेगा, तो सोडियम से जुड़कर क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम से जुड़कर क्या बनाएगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो यहां आप ये ध्यान रखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट स्विमिंग करते हुए कहां जाएंगे? लंग्स के पास, और वहां CO2 को निकाल देंगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि भाई आरबीसी में किसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है? H प्लस का। किसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है? H प्लस का। कुछ टाइम के लिए हीमोग्लोबिन इसको बाइंड करने की कोशिश करता है, कुछ टाइम के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि यहां और भी आयन बढ़ जाते हैं। तो आपको सबसे सिंपल याद रखना है, यहां पर आपको सबसे सिंपल याद रखना है कि यहां एक प्रोसेस होती है, ठीक है, उसका नाम है क्लोराइड शिफ्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि बाहर की तरफ से जो क्लोराइड आयन होंगे वह क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे। जब क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे तो वह H प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे, वहां K प्लस होगा तो उसे भी न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसे हम नाम देंगे क्लोराइड शिफ्ट। इसे हम क्या नाम देंगे? क्लोराइड शिफ्ट। या बच्चों इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? हैमबर्गर फिनोमिना भी कहेंगे। क्या नाम देंगे? हैमबर्गर फिनोमिना। तो आप तो सिंपल याद रखिए कि भाई ये हमारी आरबीसी, ठीक है, हमारी आरबीसी हो गई। अब इस आरबीसी में हम कहेंगे कि भाई बाहर से क्या जाएगा? बाहर से क्लोराइड आयन जाएगा। बाहर से क्या जाएगा? क्लोराइड आयन। और हम कहेंगे H प्लस आयन, K प्लस आयन इनको न्यूट्रलाइज करेगा। इसका नाम क्या हो गया? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना। एक बार वापस समझिए आप कि यहां जो सेल और टिश्यू है, सेल और टिश्यू में क्या बनेगा भाई? हम कहेंगे कि CO2 बन रहा है। CO2 कहां गया? आरबीसी में। कहां गया बच्चों? आरबीसी में। बहुत शानदार, बच्चों के रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं। CO2 आरबीसी में गया, CO2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाएंगे? H2CO3। क्या बनाएंगे? H2C3। बनते ही डिवाइड हुआ, H प्लस HCO3 माइनस। ये बाहर आ गया, और बाहर आकर सोडियम से जुड़कर क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम से जुड़कर क्या बनाएगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। हम कहेंगे कि भाई ये लंग्स के पास जाएगा, वहां ब्रेक हो जाएगा, CO2 निकाल दी जाएगी। लेकिन यहां आरबीसी में क्या प्रॉब्लम हो गई? यहां H प्लस आयन बढ़ रहा है। कुछ समय के लिए हीमोग्लोबिन ट्राई करता है लेकिन सक्सेस नहीं होगा। तो बाहर से क्या आएंगे? बाहर से क्लोराइड आयन आएंगे। जब क्लोराइड आयन बाहर से आएंगे तो इसे हम नाम देंगे क्लोराइड शिफ्ट। क्या नाम देंगे? क्लोराइड शिफ्ट। आप रिप्लाई करिए। माय द वे, कभी मान लीजिए कि क्लोराइड अगर आरबीसी से वापस बाहर आ गए तो उसे क्या नाम देंगे? वापस बाहर आ गए तो क्या नाम देंगे? देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। अगर क्लोराइड आयन वापस आरबीसी से बाहर आ गए तो क्या नाम देंगे? किसी का भी रिप्लाई नहीं आया है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आ गया। तो भाई हम बात करेंगे कि यहां वापस आते हैं हम। अब इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है, तो हम बात करेंगे कि भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? कार्ब हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? कार्ब हीमोग्लोबिन। अब ये कैसे होता है? जैसे हम मान करें यहां RNS2, ये कार्ब एमिनो कंपाउंड हो गया। हम बात करें यहां, आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं, प्लस CO2 RNHCOOH, कार्ब एमिनो एसिड बन गए। या आप इसे HBNS2 ऐसे भी समझ सकते हैं, RHBCOOH ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो भाई यहां हम एनसीईआरटी का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आपने एनसीईआरटी में ये देखो भाई, एनसीईआरटी में देखो आप पूरा CO2 H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3 दे रखा है।
ठीक है, H2CO3 दे रखा है। तो पूरा आप इसको पोस्टमार्टम करिएगा, एक एक लाइन मैंने आपको क्लियर कर दी है, आपको बहुत सिंपल वे से इसको पूरा समझा दिया है। तो मैं 1 मिनट में इसको रिवाइज करता हूं। CO2 के ट्रांसपोर्ट को, CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है, CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा से कितना परसेंट होगा, 7% होगा। हम कहेंगे CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाएगा, H2CO3, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हम बात करेंगे कि भाई बाइकार्बोनेट आयन से कितना परसेंट होगा, 70%। सेल या टिश्यू में CO2 बनकर कहां गया, आरबीसी में, आरबीसी में CO2 H2O मिलकर क्या बनाएगा, H2CO3, बनते ही ब्रेक हुआ, शादी होते ही तलाक हो गया। तो भाई H2CO3 डिवाइड हो गया H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में, बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया, ठीक है, बाहर जाकर सोडियम से मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम से मिला, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हम कहेंगे यहां H प्लस आयन बढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी आपको लर्न करना है कि हीमोग्लोबिन उसे ट्राई करता है, हीमोग्लोबिन उसे ट्राई करता है न्यूट्रलाइज करने की, लेकिन सक्सेस नहीं होता है। तो बाहर से कौन से आयन जाएंगे, क्लोराइड आयन, और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, क्लोराइड शिफ्ट। क्या नाम होगा, क्लोराइड शिफ्ट। हम बात करें कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन से कितना परसेंट CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा, 20 से 25%। कितना होगा, 20 से 25% होगा। तो ये आपके सामने है। अगला टॉपिक आते हैं बच्चों, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। देखो आप सब जानते हैं ह्यूमन पर मिनट में ब्रीदिंग रेट कितना होगा, कमेंट करके बताइए। हमारा ब्रीदिंग रेट पर मिनट कितना होगा, कमेंट करके बताइए। पर मिनट में ह्यूमन ब्रीदिंग रेट कितना होता है, कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए। अनिल का आंसर आ गया, देवेंद्र का आंसर आ गया, मोहित का आंसर आ गया, जेक का आंसर आ गया, पीयूष का आंसर आ गया, आलोक सोनी का आंसर आ गया, एप्सा का आंसर आ गया, मसरूर आलम का आंसर आ गया, आयशा का आंसर आ गया, साफिया का आंसर आ गया, नाजिया खान का भी आंसर आ गया, आकाश का आंसर आ गया, सोनू कुमार का आंसर आ गया, अनीशा का आंसर आ गया, वेदांत का आंसर आ गया, इंदू सीकरवार का आंसर आ गया। ग्रेट 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 गोइंग। मसरूर आलम का आंसर आ गया, जसप्रीत कौर का आंसर आ गया, सत्यम का आंसर आ गया। बहुत शानदार बच्चों, धूम मचा दी आपने, धूम मचा दी। अब देखो ये भी आप एक बहुत सिंपल फॉर्म में समझेंगे। हम बात करें रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, हम बात करें दो तरह से होगा, एक तो न्यूरल कंट्रोल, एक केमिकल कंट्रोल। अब भाई न्यूरल कंट्रोल में किसके द्वारा होगा, भाई नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो पहला हम एनसीईआरटी की बात करें, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, एनसीईआरटी का भी पोस्टमार्टम करेंगे। अब हम तो ये सब जानते हैं कि भाई ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, आरआरसी। अब अगर हम बात करें इस आरआरसी के दो पार्ट है, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। आप ये याद रखेंगे कि ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा है और ये नॉर्मली इनएक्टिव रहता है, ठीक है, नॉर्मली क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। इसके बाद हम इसको एनसीईआरटी से भी पोस्टमार्टम करेंगे। सेकंड टॉपिक है न्यूमोटॉक्सिस सेंटर। अब आप सभी जानते हैं कि भाई न्यूमोटॉक्सिस, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में एक रीजन होता है, उसे नाम देते हैं पोन्स रीजन। क्या नाम देंगे बच्चों, पोन्स रीजन नाम देंगे। और इस पर एक सेंटर होता है जिसे न्यूमोटॉक्सिस सेंटर कहेंगे। ये हम कहेंगे कि भाई पीवाईक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। क्या कौन सा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो हम नाम देंगे कि भाई यहां पोन्स रीजन ये इंस्पायरेशन को बंद करता है। मान लीजिए कभी कभी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर काम नहीं कर पाया, इंस्पायरेशन हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लंग्स फट जाएंगे भाई। तो भाई उसे रोकने का काम कौन करेगा, न्यूमोटॉक्सिस सेंटर। इसे हम नाम देंगे स्विच ऑफ बटन ऑफ, स्विच ऑफ बटन ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। तो यहां भाई हम इसको एनसीईआरटी से भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एनसीईआरटी पर आ जाइए आप, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। देखो बहुत ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी की बात करें तो भाई ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो गया, ठीक है।
प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, किसके लिए हो गया, रेगुलेशन के लिए। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई मेडुला रीजन पे प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो पॉन्स रीजन पर प्रेजेंट होगा उसका नाम कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिए कि न्यूरल सिग्नल ऑफ दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, यहां आपको एनसीईआरटी की एक लाइन याद रखना है, एक लाइन याद रखना है कि जो न्यूमोटैक्सिस सेंटर होता है वह रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी आपको याद रखना है कि न्यूमोटैक्सिस सेंटर मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, अब न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एक और बात आप याद रखेंगे, एक और बात आप याद रखेंगे कि भाई न्यूमोटैक्सिस सेंटर स्विच ऑफ बटन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है, स्विच ऑफ बटन की तरह काम करता है। तो यहां बहुत सिंपल वे से मैंने इसको पूरा यहां बना दिया है, आप बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर बहुत ध्यान से समझिए कि भाई हमारे पास नर्वस कंट्रोल, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ब्रेन के कौन से पार्ट पर होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा पर होगा। इसको हमने डोर्सल रेस्पिरेटरी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी में डिवाइड किया। हम कहेंगे कि ये इंस्पायरेशन का रेगुलेशन करेगा। वेंट्रल आरसी नॉर्मली इनएक्टिव बना रहता है, नॉर्मली इनएक्टिव बना रहेगा। और न्यूमोटैक्सिस सेंटर, न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो है हम कहेंगे कि भाई पॉन्स रीजन पर प्रेजेंट होगा। और आप एक एनसीईआरटी की लाइन कमेंट करेंगे कि रिड्यूस इंस्पायरेशन ड्यूरेशन, न्यूमोटैक्सिस का फंक्शन है रिड्यूस इंस्पायरेशन ड्यूरेशन। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में वाटर ब्रेक कर लेता हूं, आप रिप्लाई करिए, आप रिप्लाई करिए। रिड्यूस, आंसर आ गया मोहित कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप एनसीईआरटी का बढ़िया पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें केमिकल कंट्रोल। क्या बात करें बच्चों, केमिकल कंट्रोल। अब देखो, अगर हमारी बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा। यस और नो, यस और नो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, जैसे CO2 बढ़ रहा है, H+ आयन बढ़ रहा है, ठीक है, हम बात करें H+ आयन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि हमारी बॉडी में OH- आयन, OH- आयन बढ़ रहे हैं तो ब्रीदिंग पर क्या इफेक्ट होगा, ब्रीदिंग पर क्या इफेक्ट होगा। OH- आयन बढ़ रहे हैं, OH- आयन बढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ ब्रीदिंग पर क्या इंपैक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा। मोहित का आंसर आ गया, बहुत शानदार, गुड बॉय का भी आंसर आ गया। डिक्रीज होगा, बहुत बढ़िया भाई, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर OH- आयन बढ़ते हैं तो ब्रीदिंग रेट, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, डिक्रीज। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि हमारे अंदर H+ आयन और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कीमो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कीमो रिसेप्टर। ये कीमो रिसेप्टर एनसीईआरटी की लाइन। अब आपसे पूछा जाए कि कीमो रिसेप्टर किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, H+ और CO2 के लिए। अगर हमारे ब्लड में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या हमारे ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो कहां पर कीमो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, अवोटिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि कीमो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग, कीमो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, कहां प्रेजेंट होंगे।
वेदांत का आंसर आ गया है, सूर्य का आंसर आ गया है, मोहित का आंसर आ गया है, पांडे जी का, विवेक पांडे जी का आंसर आ गया, नाजिया ने पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, इमरुल कैफ ने भी राइट आंसर दिया है, बहुत शानदार, आलोक सोनी ने भी राइट आंसर दिया है, मसरूर आलम ने भी राइट आंसर, शाहनवाज राइट आंसर, आकाश ने भी राइट आंसर, नाजिया ने भी राइट आंसर, जेक ने भी राइट आंसर दिया है, विराट सिंह ने भी राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग, रिवीजन अच्छा चल रहा है। इसका मतलब आपका क्या एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है? क्या एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है? यस और नो? यस और नो? क्या एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है? थंब से रिप्लाई करिए, थंब से रिप्लाई करिए। क्या एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है? यस, थंब से रिप्लाई करिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मोहित ने तो लिख दिया पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है, बहुत शानदार, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग। अब हम कहेंगे कि भाई ये रेगुलेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद लास्ट टॉपिक पर आ गए हम, ठीक है, लास्ट टॉपिक पर आ गई कि भाई हम डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लास्ट टॉपिक पर आ गए। तो अस्थमा की बात करें, अभी हमारे पास टाइम है, मैं लास्ट 30 मिनट में आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा स्टार्टिंग से, लास्ट 15 मिनट में पूरा रिवीजन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिए आप कि भाई अस्थमा, अस्थमा क्या होता है बच्चों? एलर्जिक डिजीज है। अस्थमा क्या है? एलर्जिक डिजीज है। और इसमें जो ब्रोंक्योल की स्मूथ मसल्स होती है उनमें क्या होगा? स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे मान लीजिए ब्रोंक्योल है, ठीक है, तो ब्रोंक्योल का जो पाथवे होता है मसल की वजह से इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से पाथवे होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मसल्स होती है इन मसल्स में स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो गया। स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा कि डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, तो जब डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग होगा तो उसे क्या नाम देंगे? अस्थमा नाम देंगे, ठीक है, अस्थमा नाम देंगे। हमारे पास टाइम बचा हुआ है तो हम इसको एनसीईआरटी से भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। आप देखो भाई, डिफिकल्टीज ब्रीदिंग, वीजिंग मतलब आवाज आना, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो यहां इन्होंने एनसीईआरटी में इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल दे रखा है, लेकिन आप याद रखेंगे कि स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन अक्कर, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन occurs in smooth muscles of bronchioles, ब्रोंकाई भी लिख सकते हैं आप, ब्रोंक्योल्स ज्यादा राइट आंसर है। तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन अकर इन स्मूथ मसल्स ऑफ, उसमें क्या होगा कि भाई पाथवे हम कहेंगे नैरो हो जाएगा। तो पाथवे नैरो होने से क्या होगा? डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग होगा, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। देखो दो तरह की बीमारी होती है, एक होती है अक्यूट, एक क्या होती है? अक्यूट होगी। तो अक्यूट का मतलब होता है जो अचानक होगी, ठीक है, अक्यूट का मतलब क्या होगा? जो अचानक होगा, ठीक है। हम कहेंगे कि भाई कोरोनरी क्रोनिक डिसऑर्डर क्या होता है? जो धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। कमेंट करके रिप्लाई करिए कि क्रोनिक डिसऑर्डर कैसे होता है, कमेंट करके रिप्लाई करिए। स्पाज्म का मतलब है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म मतलब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। टॉर्जन वर्ड जैसे मान लीजिए आप, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करें एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा का मेन रीजन होता है स्मोकिंग। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें क्या होगा भाई? एम्फाइसेमा होगा। क्या होगा? एम्फाइसेमा होगा। इसमें क्या होगा कि जो एल्वलाइज होती है उनकी दीवारें डैमेज हो जाती है, तो एल्वोलायर वॉल्स आर डैमेज, और हम कहेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वह डिक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा। जब रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि भाई एम्फाइसेमा होगा। इसका मतलब है, एम्फाइसेमा का मीनिंग है फीलिंग ऑफ एयर, फीलिंग ऑफ एयर इन द लंग्स। जब लंग्स में हवा भरी रहेगी
तो उससे नाम देंगे एम्फाइसेमा। और ये किसकी वजह से होता है? बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से। आजकल बच्चों में काफी फैशन चल रहा है छल्ले बनाने का, तो छल्ले बनाने के चक्कर में क्या हो जाएगा? एम्फाइसेमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्फाइसेमा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे एम्फाइसेमा क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्या है भाई? क्रोनिक डिसऑर्डर है। एल्वोलियर वॉल डैमेज होगी, एनसीईआरटी की लाइन का पोस्टमार्टम है। हम कहेंगे उससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? रेस्पिरेटरी। अच्छा, आपसे पूछा जाए एम्फाइसेमा किससे होता है, क्या रीजन है? कमेंट करके रिप्लाई करिए, किस रीजन से होगा? किस रीजन से होगा? किस रीजन से होगा? एम्फाइसेमा किस रीजन से होगा? एम्फाइसेमा किस रीजन से होगा? एम्फाइसेमा किस रीजन से होगा? इसके बाद हम आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी। बच्चों का रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। अनीशा, मुस्कान, पीयूष, मोहित, जेक, मसरूर आलम, जसप्रीत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप ऐसे पढ़ते रहिए, मैं नो डाउट आपको 180 में से 180 स्कोर कराऊंगा। और आज पीडब्ल्यू विद्यापीठ चैनल, यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यू क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पोस्टमार्टम है, उसको बहुत शानदार पढ़ना, बहुत मजा आएगा। आपकी पूरी जितनी भी आपने पढ़ा है उसका अच्छी तरह पोस्टमार्टम होगा पीवाईक्यू का, तो आप कमेंट करके रिप्लाई भी करना। अब हम बात करें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, लास्ट टॉपिक पर आ गए हम, कि भाई ऐसी डिजीज जो प्रोफेशन की वजह से होती है। हर प्रोफेशन के ड्रॉबैक होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें, फैकल्टी हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, लंबे समय तक खड़े होते हैं तो पैरों में वेरिकोस वेन हो जाता है। हम कहेंगे बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है तो गला आए दिन खराब होता रहता है, बहुत ज्यादा बराबर बोलना पड़ता है, पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है, पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, बच्चों के दिमाग दिल तक जाने के लिए पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है बिजनेस प्रोफेशन की वजह से। ऐसे लोग जो हम कहेंगे फैक्ट्री में काम करते हैं, कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं, या डस्ट एरिया में काम करते हैं, या पोल्यूटेड एरिया में काम करते हैं, तो पोल्यूटेड एरिया में काम करने से क्या होता है कि जो डस्ट होती है वो धीरे धीरे हम कहेंगे कि लंग्स में चली जाएगी। जब हम कहेंगे कि लंग्स में चली जाएगी तो वहां इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इन्फ्लेमेशन। तो हम कहेंगे स्टोन फैक्ट्री हो गया, ग्राइंडिंग फैक्ट्री हो गई, या कोल माइंस हो गई, या कॉटन फैक्ट्रीज हो गई। क्या हो गई बच्चों? कॉटन फैक्ट्रीज हो गई। बच्चे ने कहा चौक और डस्ट की वजह से होता है। तो भाई हम कहेंगे कि उस पोल्यूटेड एरिया में जब पोल्यूशन अंदर जाएंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, बार बार स्नीजिंग प्रॉब्लम होना, कफिंग होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, तो इसको नाम देंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या नाम देंगे बच्चों? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब यहां बहुत ध्यान से समझिए कि जो ऑक्यूपेशनल है, ये हम डिसऑर्डर की बात करें तो भाई प्रोफेशन की वजह से होगी। ठीक है, हम कहेंगे कि किस किस वजह से होगी, तो आप बताएंगे कि भाई कोल फैक्ट्री की वजह से, स्टोन फैक्ट्री की वजह से हो सकती है, हम कहेंगे कि भाई पोल्यूटेड एरिया की वजह से हो सकती है, तो इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, इसे नाम देंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे अगर सिलिका की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, उसे क्या नाम देंगे? सिलिका की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करके नाम देंगे, बताएंगे। अगर एस्बेस्टोस से प्रॉब्लम हो रही है, एस्बेस्टोस, ठीक है, एस्बेस्टोस राजस्थान में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, राजस्थान में काफी ज्यादा। जैसे कोटा की बात करूं मैं, कोटा कोचिंग के साथ साथ हम बात करेंगे कि भाई स्टोन्स, कोटा स्टोन, तो वहां इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है, कोटा स्टोन भी फेमस। तो स्टोन एरिया में पोल्यूशन की वजह से ही होगा। अब लास्ट हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बच्चे पूछ रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ऑक्सीजन के कंपेयर में हीमोग्लोबिन से हम कहेंगे कि कितनी बाइंडिंग ज्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड की 250 टाइम्स मोर। कमेंट करके रिप्लाई करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं
और आप अगर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और वहां पर आपने मान लो कहीं गाड़ी खड़ी करी अपनी कार और उसके सारे ग्लास आपने बंद करके गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, एसी चालू है, ऐसी कंडीशन में वहां इस तरह की गैसेस बनती है कि वो आपके हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कर लेगी, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी और उस समय बेहोश भी हो सकते हैं। कई सारे ऐसे केसेज आए हैं कि डेथ भी हुआ है। ठीक है, कोटा में भी एक ऐसा केस हुआ था, फैक्ट्री में एक बंदा था, उसकी इसी वजह से डेथ हो गई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की, क्योंकि हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कितने टाइम्स ज्यादा है। कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई, कमेंट करके रिप्लाई। 250 टाइम्स मोर, इट इज करेक्ट आंसर। आप इसे गूगल पे सर्च करिएगा। तो बच्चों आज का सेशन आपका कैसे रहा? अगर बहुत शानदार रहा तो कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए। धूम मचा दे, कमेंट करके रिप्लाई करिए। शानदार शानदार। बच्चों चेक करना, 250 होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप अभी कोटा टीचर से नहीं पढ़े हैं, जब आप कोटा फैकल्टी से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता आपकी नई नई चीजें पढ़ेंगे। जो चीजें आपने 6 लेक्चर में पढ़ी, एक लेक्चर में कंप्लीट कराना टीचर के लिए भी चैलेंज होता है भाई, लेकिन हमने बहुत शानदार तरीके से उसको आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बात है बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धूम मचा देंगे और आप पीवाईक्यू सोल्व करेंगे तो डबल धूम मचाएंगे, डबल धूम मचाएंगे। तो बच्चों मैं एक बार आपको जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ही मैं कर लेता हूं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन भी अवेलेबल है, पीवाईक्यू क्वेश्चन अवेलेबल है। ये क्वेश्चन आप सोल्व करिए, आंसर बताइए। 20 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो मैंने वन शॉट के, अगला जो आपका होगा डाइजेशन वो 1 लेक्चर में कंप्लीट होगा। मैंने एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करने के साथ साथ क्वेश्चन भी कराए बच्चों, क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप डीएमडी कर दीजिए। बहुत शानदार, क्रिस्टल क्लियर, अमेजिंग सेशन, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बात है, न्यूमोटैक्सिस सेंटर अभी हाल आपने पढ़ा, बच्चे ने पढ़ा कि भाई कहां होगा, पॉन्स रीजन, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो किसके साथ बाइंडिंग करता है भाई? हीमोग्लोबिन। किसके साथ करेगा? हीमोग्लोबिन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां होगा? आरबीसी में। और प्राइमरी साइट ऑफ गैसेज एल्वलाइज में। क्या बात है, क्लैपिंग कर लीजिए अगर आपका आंसर आ गया है। 2 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। क्या ये सारे टॉपिक आपने आज की क्लास में पढ़े हैं? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, यस और नो। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, यस और नो। क्या सारे टॉपिक आपने क्लास में पढ़े हैं? अगर ये बात सही है तो आग लगा दो अब। अगर ये बात सही है तो आग लगा दो बच्चों। क्या सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं? ग्रेट ग्रेट, कई सारे बच्चों के मैसेज आ गए हैं। कृतिका, मुस्कान, जाकिर खान, सौर्या, विवेक पांडे जी, बहुत बढ़िया, बहुत। पीयूष, इंदू, बहुत शानदार। निसार, गजब बच्चों गजब। एक और क्वेश्चन आप सोल्व करिए, एक और क्वेश्चन सोल्व करिए। बताइए आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए। पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व होंगे 1 शॉट से, ये मेरा प्रॉमिस है और आपका पिंकी प्रॉमिस होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, ऑसम ऑसम। आंसर बताइए आप। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा वो कितना कर सकता है? तो ये क्वेश्चन आप ही को सोल्व करना है, आप ही को सोल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट बताइए आप। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए। फर्स्ट में थर्ड ऑप्शन, यानी कि यहां पर आपके पास दो ऑप्शन बन रहे हैं, सेकंड से आंसर निकल जाएगा। तो सेकंड में फर्स्ट, इसका मतलब है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला, यानी कि टाइडल वॉल्यूम ये वाला, आईआरवी ये वाला, ईआरवी हम कहेंगे कि भाई ये हो गया, और रेजिडुअल ये हो गया। अगर ये क्वेश्चन सही हुआ तो इस तरह से सिंबल बना दीजिए आप। अगर आपसे क्वेश्चन सही हुआ है तो सिंबल बना दीजिए ऐसा, बाहुबली, बाहुबली वाला सिंबल। क्या बात है, जाकिया खान का, वेरी गुड, राइट आंसर है बेटा जी, बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार। रवीन का, क्या बात है, मोहित ने बना दिया है सिंबल बाहुबली का, बाहुबली। पीयूष ने भी बना दिया है, ग्रेट 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 बच्चों, ग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार पढ़ते रहिए आप, बहुत शानदार। तो भाई इस तरह से कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच कर लिया हमने, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच कर लिया, क्वेश्चन के पोस्टमार्टम भी हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर बताइए आप। लंग्स आर मेड अप एयर फिल्ड से, क्या ये क्वेश्चन भी आज के ही वन शॉट में हुआ था? क्या ये क्वेश्चन भी आज ही के वन शॉट में हुआ था? बताइए आप। देखो सारे पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम हो रहा है, ग्रेट ग्रेट बच्चों, ग्रेट। आंसर बताइए। लंग्स आर मेड ऑफ एयर फिल्ड सेक द एल्वलाइज, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से नहीं होंगे? आंसर आ गया बच्चों का, रेखा का आंसर आ गया, मोहित का आंसर आ गया, पीयूष का आंसर आ गया, मसरूर आलम का आंसर आ गया, ग्रेट ग्रेट बच्चों, ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। तो हम बात करें लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक द एल्वलाइज, दे डू नॉट कोलैप्स, तो भाई इसका आंसर होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। सारे बच्चों का सही है, सारे बच्चों का सही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट हम बात करें लंग्स डू नॉट, अच्छा एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप क्या आंसर आएगा? The lungs do not collapse between breathe and some air always remain in the lungs which can never be expelled because, सारे एनसीईआरटी के सुखवीर ने बोला है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों, मेरा पूरा 100% आपको सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अब आप ही का पूरा काम है, मैं आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा के ही दम लूंगा, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स का सपना है आप और हम दोनों मिलके पूरा करने वाले हैं। मेरा प्रॉमिस है कि आपको मेडिकल कॉलेज में अच्छी रैंक से पहुंचाऊंगा। आप जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा करते रहिए, आपको काफी मजा आएगा। शिवांगी का आंसर, अनिशा, विराट, बच्चों इसका आंसर आएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, एनसीईआरटी की लाइन है, किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका शानदार हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम बच्चों, चलिए बताइए आंसर, आंसर बताइए। एयर सीक्वेंस, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, आंसर बताइए। ग्रेट ग्रेट बच्चों, क्वेश्चन बताइए आप, क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इंटरनल नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, यानी कि यहां कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट, कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट। ये हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये हमारा नेजल चेंबर,
उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल कहां ओपन होते हैं? फेरिंग्स में। कहां ओपन होंगे? फेरिंग्स में। एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम किया तो ये पूरा 100% सही होगा। हम कहेंगे उसके बाद क्या होगा? लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद क्या होगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर क्या होगा? एल्वोलाइज। यस और नो? विराट का राइट आंसर, लक्ष्य का राइट आंसर, प्रिया का राइट आंसर, शमशुद्दीन का राइट आंसर, शाहनवाज अंसारी का। इजी, क्या बात है, क्या बात है, इजी लग रहा है, बहुत अच्छा बच्चों। एक और क्वेश्चन है, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर मान लीजिए रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, तो क्या होगा? पीएच कम होने का मतलब क्या है? क्या है मतलब? H प्लस साइन बढ़ रहा है। तो बताइए आप आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए आप, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? टू आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। एस बोस का मोहित कुमार, वेरी गुड। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपको बहुत ध्यान से समझना है। इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके अलावा, किसमें नहीं होगा? सी शेप कार्टिलेज रिंग किसमें नहीं होगी? बताइए आप, बताइए। सी शेप कार्टिलेज रिंग में एनसीईआरटी में ढूंढिए फटाफट। शाहनवाज का आंसर, अभी शाहनवाज का राइट आंसर है, कृतिका का राइट आंसर है, प्रिंसी कोचर का भी राइट आंसर है, पिछला वाला शिवांगी पांडे का भी राइट आंसर है, इंदू का भी राइट आंसर है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग, ग्रेट, ग्रेट गोइंग, ग्रेट। तो भाई यहां जो होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा, क्योंकि सभी में, क्योंकि सभी में आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। सभी में हम बात करेंगे कि भाई सी शेप इसमें भी होता है, इसमें भी होगा, तो यहां जो आंसर जाएगा वो आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में सी शेप कार्टिलेज रिंग नहीं होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना हुआ है। किसका क्वेश्चन बना हुआ है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना हुआ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम है, ये आप सब जानते हैं कि हमारे डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रल साइड क्या होता है? स्टर्नम होता है। क्या होता है भाई? स्टर्नम होगा। वेंट्रल साइड ये सब जानते हैं। लेटरल साइड क्या होता है? रिब्स होता है। लोअर साइड क्या होगा? डोम शेप डायफ्राम। देखो आपकी जो वन शॉट वाली क्लासें हैं उनसे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई उस केविटी का नाम क्या है? कमेंट करके रिप्लाई करिए। केविटी का नाम लिखिए आप, नाम, केविटी का नाम लिखिए, केविटी का नाम लिखिए, केविटी का नाम लिखिए आप, केविटी का नाम लिखिए, केविटी का नाम लिखिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ग्रेट, ग्रेट बच्चों, ग्रेट। थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। रेखा का भी आंसर सही है। जेक का आंसर, प्रेमा जायसवाल ने गुड मॉर्निंग, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सुलेखा ने भी राइट आंसर दिया है। अक्षत ने भी। तो भाई राइट आंसर क्या होगा? थोरेसिक कैविटी। राइट आंसर क्या होगा भाई? थोरेसिक कैविटी। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बताइए आप। डबल लेयर कवर द लंग्स, फ्लूइड बिटवीन लेयर रिड्यूस फ्रिक्शन द लंग सरफेस, आउटर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक, इनर लेयर इज कॉन्टेक्ट विद लंग्स। कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए, क्या आंसर आएगा? कमेंट करके रिप्लाई करिए।
कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, कमेंट करके रिप्लाई करिए। कौन सी लेयर होती है, कमेंट करके रिप्लाई करिए। क्या बात है, प्रीति का आंसर आ गया है, सुशाब, अनिकेंदु का आंसर आ गया है, कृतिका का आंसर आ गया है, जैक स्पेरो का, जाकिर खान का आंसर सही नहीं है, प्लूरा। क्या होगा भाई, प्लूरा होगा। क्या ये एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो गया था बच्चों? क्या एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो गया था? बिल्कुल आपने उसी में पढ़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बताइए आप, ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, तो आप सभी जानते हैं उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एपिग्लोटिस। क्या होगा बच्चों, एपिग्लोटिस नाम होगा, एपिग्लोटिस। तो यहां ए वाले पर तो आ गया आपका आंसर एपिग्लोटिस। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू, ठीक है, कहां तक एक्सटेंड होगा, ट्रेकिया जो होगा हम कहेंगे कि प्रिवेंट द फूड ऑफ, ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेक्स, कहां तक होगा, मिड थोरेक्स, और राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो भाई यहां जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड आंसर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा बच्चों, सेकंड आंसर जाएगा। अगला आंसर आपको नंबर लिख के भेजना है, नंबर लिखना है आपको, अगले क्वेश्चन के नंबर लिखने आपको, नंबर लिखना है आपको। विराट थैंक यू बेटा जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नंबर लिखना है आपको, नंबर, आंसर का नंबर, ठीक है। अक्षत ने राइट आंसर, भोजराज का राइट आंसर, बहुत बढ़िया। मोहित ने 300 मिलियन, क्या होगा बच्चों, 300 मिलियन होगा। क्या होगा, 300 मिलियन, क्या होगा, 300 मिलियन। एक और शानदार क्वेश्चन है जो मैंने कल पहली लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि भाई जो सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है ये किस साइड ओपन होगी। पूरा नाम लिखकर भेजिए आप, पूरा नाम लिखकर, पूरा नाम लिखकर भेजिए, किस साइड ओपन होगी, किस साइड ओपन होगी बच्चों, किस साइड ओपन होगी, इनकंप्लीट किस साइड होगी, डोर्सल साइड। क्या बात है, क्या बात है, थैंक, धूम मचा दी बच्चों आपने, धूम मचा दी, डीएमडी धूम मचा दी आपने। तो भाई इसका जो आंसर होगा हम कहेंगे कि भाई डोर्सल साइड। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने 2 लेक्चर में पूरा ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज का पोस्टमार्टम किया पूरा शानदार तरीके से, और अगले लेक्चर में डाइजेशन वाला जो चैप्टर होगा एक ही लेक्चर में हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, या जो भी सीक्वेंसिंग होगी उस सीक्वेंसिंग से पूरा शानदार पोस्टमार्टम करेंगे। और एक बात याद रखिए, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समंदर में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। तो आपकी मंजिल 7 में 23 है, और मनोज सर का प्रॉमिस है मैं आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आऊंगा। आप अच्छी मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, और बहुत पॉजिटिव वे में, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम, बच्चों का जो रिप्लाई आया कि सर पूरा एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करा दो, मजा आ जाएगा, तो मैं उसी पर पूरा वर्क करूंगा, पूरे उसी एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे, एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। और कई बार देखो क्या होता है, कई बार बच्चा लगता है तो मैं उनको बोलता हूं कि ये जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, ये जो पढ़ाई आपको दर्द लग रही है, इस दर्द को आप सहते रहिए, इस दर्द को सहते रहिए, यही दर्द एक दिन आपकी ताकत बनेगी, यही दर्द आपकी एक दिन ताकत बनेगी। तो बच्चों खूब अच्छा पॉजिटिव रहिए, आपका काम है अच्छी पढ़ाई करना, टॉपिक क्लियर करना, और जब रैंक आपकी टॉप रैंक आए तो मिठाई खिलाने जरूर आना आप लोग बच्चों। और हमारी शुभकामनाएं ऑलवेज आपके साथ है। हर चैप्टर का बहुत शानदार तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो अगर आज का ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज पूरा क्लियर हो गया तो धूम मचा दे, लिख दीजिए बच्चों, धूम मचा दे, लिख दीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। कृतिका बेटा जी थैंक यू। अमरदीप यादव थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इस तरह से आप लोग इसको आगे बढ़ते रहिए। हमारे पास एक छोटा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये भी एनसीईआरटी से है, ये भी एनसीईआरटी से। कंप्लीट करिए, क्या आंसर आएगा, कंप्लीट करिए। कंप्लीट करिए। क्या बात है, दीक्षित का आंसर आ गया, बहुत शानदार, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग। सुखवीर बेस्ट टीचर, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। आपके प्यारे कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है बच्चों, इसी तरह से बिल्कुल। सुधा शाहनाज बोल रहा है इतना सिंपल, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या आंसर आएगा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा आंसर आएगा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। एक और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ट्रेकिया इज लाइंड विद, 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 ट्रेकिया विद लाइन विद, ट्रेकिया विद लाइन विद, ट्रेकिया इज लाइन विद। आंसर बताइए, आंसर बताइए। थर्ड आंसर बहुत इजी लग रहा है बच्चों को, सूडो स्टेरिफाइड सीलेटेड एपिथेलियम। तो बच्चों मैं आज आपने जो पढ़ा, अगर 5 मिनट में हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं स्टार्ट करते हैं। आपने टीवी का वैल्यू 500 पढ़ा, आईआरवी का 3000, ईआरवी का 1100, आरवी का कितना पढ़ा आपने, 1200 पढ़ा। अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटी निकाल सकते हो। ठीक है। तो बच्चों आदित्य जी आ चुके हैं क्लास में क्योंकि टाइम हो गया है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, बहुत धन्यवाद। अच्छा पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, न दाएं देखना न बाएं देखना, ओनली फोकस। और पीडब्ल्यू आपको जरूर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएगा। ठीक है। अलग सर की तबीयत भी आपको पता ही है, ठीक है। और हम सबकी दुआएं सर के साथ है कि वो जल्दी ठीक होंगे और आपके सामने होंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।